आशीष, अभी जो मामला निकल के आया उत्तराखंड से, जिस प्रकार से वहां पे एक जिहादी के द्वारा एक बच्ची का रेप किया गया और उसके बाद तमाम प्रकार की जो चीजें निकल के सामने आई, इस पे आपके क्या विचार है? कैसे आप इस घटना को देखते हैं और रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, रीजन की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले तो हमें ये चर्चा किया जाना चाहिए कि ये जो रेप की घटनाएं आ रही हैं ये देश के कोने कोने से आ रही हैं, लेकिन एक जघन्य अपराध होता है। हालांकि अपराध कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं ये विपक्ष के पार्टी जो बयान देते हैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ घटना आ रही है और जो सबसे बुरी तरह से, कहते हैं ना, किसी को जला के मारा, एक बार जला के मार दिया वो ठीक है, लेकिन उसके एक एक अंग अलग अलग से जलाकर उसको तड़पा तड़पा के मारा, ये एक अलग कहानी होती है। तो छोटी बच्चियों के साथ जिनकी उम्र कम है, जिसको जान सुनकर ही लोगों की आत्माएं कांप जाती हैं, वो घटनाएं उत्तराखंड से आ रही है। ताकि ये कोई कैसे सोच सकता है कि 10-12 साल की बच्ची के साथ ऐसा? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। ये घटनाएं आ रही हैं उत्तराखंड से निकल के, जो सबसे ज्यादा विषय है चर्चा का। इसका कारण एक और है कि उन बच्चियों के साथ बलात्कार करना जो अगर बच भी जाती हैं तो पूरी जिंदगी वो डर के साए में जिएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बच्चियां अपने साथ क्या हुआ मेडिकल रिपोर्ट में अगर जिंदा बच जाती हैं तो वो कह भी नहीं पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि ये जो एक हवस बुझाने का उनका जो एक मन में ख्याल रहता है, ये क्यों आता है, और ये जो ख्याल वाले लोग हैं ये उत्तराखंड में ही क्यों है? तब आप इन तीन चीजों को जब कनेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या कारण है। तो स्पष्ट कारण है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमने बताए, ये डायरेक्ट इशारा करता है कि ये अचानक नहीं होता, ये प्री प्लान होता है कि कब उत्तराखंड के किस कोने में करना है। और इसका एक और रीजन डेमोग्राफिक बदलाव, कि जो हिंदू बच्चियों के साथ होता है वो हिंदू बच्चियां आगे चल के उनकी शादी होगी, उनकी फैमिली इंक्रीज होगी। तो जब छोटी बच्चियां ही नहीं रहेंगी तो इन फ्यूचर उनका ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा? जो अब दूसरा डेमोग्राफिक चेंज, टारगेटेड चीजें हो रही टारगेटेड चीजें हो रही हैं। और छोटी बच्चियों के साथ जब ऐसी घटना होगी तो उत्तराखंड में कोई लड़की पैदा करना नहीं चाहेगा। इट मीन्स कि जो हिंदूज की जनरेशन हैं उत्तराखंड के अंदर, वो ऑटोमेटेड कम होगी। 10 साल का जो रिजल्ट होगा कि वहां पे हिंदू पॉपुलेशन कम होगी इन डेमोग्राफी। तो इन 4 पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये प्री प्लान है। कुछ दिन पहले भोपाल, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां से भी एक ऐसे भोपाल में एक गैंग का पर्दाफाश हुआ जहाँ 4 मुस्लिम, साद फरहान, इन लोगों ने मिलकर, उन लोग का एक टारगेट था, एक ग्रुप उनने बनाया और हिंदू लड़की को टारगेट करके, ब्लैकमेल करके, रेप करके, वीडियो बना के ये सारा काम करते थे। उसके बाद बाकायदा पुलिस के सामने ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट करा कि ये हमारे लिए सवाब का काम है, हिंदू लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करना। बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मानसिकता की बात तो यहाँ पे भी निकल के आ रही है, क्योंकि आपने बोला, लेकिन पता है अंतर क्या है? उत्तराखंड में जो आरोपी है वो 76 साल का उस्मान है, और मध्य प्रदेश में जो आरोपी है वो विद इन 18 से 25, 26, 30 साल के अंदर का है। मतलब अगर देखा जाए तो इनके नौजवान से लेके बुजुर्ग, सो कॉल्ड बुजुर्ग, सारे एक ही रास्ते पे हैं। तो क्या इस्लाम यही सिखाता है कि किसी और के बहन बेटियों के साथ बर्बरता करना, रेप करना सवाब होता है? और अगर ये सवाब है तो फिर उनके लिए पाप क्या है? नहीं आदित्य जी, देखिए आपकी एक बात ना, ये हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हमारी और आपकी बात को इस्लाम के लोग नहीं मानेंगे। ये उन्हीं को सोचना चाहिए कि जो बलात्कारी पकड़ा गया उसके मन में जेल जाने का डर नहीं है। वो पुलिस के सामने कहता है कि ये सब आपका काम है। एक 76 साल का बूढ़ा जिसका आपने एग्जाम्पल दिया उत्तराखंड का, वो तो एक लोटा पानी भी उठा के नहीं पी पाता। उसकी अगर आज के जमाने की एक पॉपुलेशन ग्रोथ और एक एवरेज एज अगर देखी जाए तो एबव 60 ईयर ऑफ एज का जो आदमी है वो तो हट्टा कट्टा भी नहीं रहता। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जैसा आपने बोला 76 साल, हमारे हिंदू में जैसा नहीं, मैं दूसरी तरफ इसको लेके जा रहा था। इस्लाम के अंदर अगर एक 76 साल का बूढ़ा अगर एक 18 साल की बच्ची से रेप करता है तो इस चीज की जांच इस एंगल से भी होनी चाहिए कि क्या जो 76 साल का बूढ़ा है, क्या उसको कोई स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है? ऐसे लोगों को ट्रेंड करके भेजा जा रहा है ताकि मीडिया में ये बोला जा सके कि वो लड़की ने ही आकर बूढ़े के साथ किया, बूढ़ा नहीं चाहता था। ये नैरेटिव बनता है कि लड़की गई लड़के के पास, लड़का लड़की के पास नहीं गया, जो आजकल नैरेटिव बनाया जाता है। तो इस चीज की जांच इस भी एंगल से होनी चाहिए कि क्या कोई मेडिकल या ड्रग्स ऐसे लोगों को देकर उत्तराखंड में प्लांट किया जा रहा है? क्योंकि 18 साल का तो लड़का, चलो एक चीज मानते हैं कि 18 साल का लड़का है, वो फोन देख रहा है, लेकिन फिर भी
76 साल का लड़का, उस 18 साल वाले को आप डिफेंड कर दोगे, इस्लाम की बात कर रहे हैं, 76 साल वाले को आप कैसे डिफेंड करोगे? इट मीन्स फिर पहले वाले क्वेश्चन पे कि ये प्री प्लान है। वही तो मानसिकता की बात है ना, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश का 18 साल के लड़के ने कुछ किया और उत्तराखंड के 76 साल के उस्मान ने कुछ किया, और दोनों का मोटिव यही कि सवाब चाहिए, मतलब उनके नजरिए से पुण्य का काम है। और एक चीज यहाँ पे ये समझ नहीं आती, उन डिफेंड करने वालों से एक सीधा क्वेश्चन है कि भाई किसी के बेटी या बहन की जिंदगी को बर्बाद करना सवाब कैसे हो सकता है? और क्या तो अपनी बहन को नहीं छोड़ते शादी के बाद भी? तो ये तो एक दूसरे की बेटी को क्या ही समझेंगे, ये भी एक बात है। लेकिन इसलिए तो वहां पे भाईजान का कॉन्सेप्ट है, कब कौन सा भाईजान बन जाए, कौन सा भाई कब जान बन जाए, इसलिए वो पहले ही भाईजान को एक साथ बोलते हैं कि भाई हटा दो, अगर शादी नहीं हुई तो भाई रहा ही, और अगर जान बन गया तो भाई था ही। अब बाद में वो पर्याय, उसके आगे एक सफिक्स लग करके वो जान बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड की जो आपने बात करी, मुझे याद आ रहा है जो कोर्ट ने किया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। आपकी पहले इस पे क्या राय है, बुलडोजर वाले पे? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार ने जो एक्शन लिया, सरकार की जो मंशा थी, जो मुझे लगता है कि चाहे दोषी कोई भी हो, उसे कानूनी तौर पे सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। तो अगर उसके घर को तोड़ा जाए तो जाहिर सी बात है वो इंसान बेसहारा होगा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर ये चीजें आएंगी कि उसने गलत किया है, तो उसकी सजा इसको मिल रही है। ये बुलडोजर एक्शन ना पहले भी कई जगह देखने को मिल चुकी है, और इसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों रिव्यू आते रहा है मार्केट में, सोशल मीडिया पे। लेकिन कोर्ट ने जो संज्ञान लिया कि नहीं, बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए, तो इसके पीछे सवाल निकल के ये आता है कि आखिर कोर्ट की दिलचस्पी या नरम दिली किसी आरोपी के साथ कैसे हो सकती है? आखिर माननीय न्यायालय या जज साहब किस आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि चलो भाई इस फैसले को रोका जाए और वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखा जाए? ये तो खैर एक सवाल है ना। ये ठीक वही वाला सवाल है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दी लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं दी इलेक्शन के लिए। तो ये जो एक सेलेक्टिव क्राइटेरिया होता है कोर्ट्स का, हमारे माननीय जजों का, ये अक्सर हिंदू वर्सेस मुस्लिम केस में देखा जाता है। लेकिन ये भूल जाया जाता है कि जिस केस की आप जजमेंट दे रहे हो, जिस केस के ऊपर आप सुनवाई कर रहे हो, वो रेप से जुड़ा हुआ है। रेप के अंदर भी उस बच्ची के साथ रेप का मामला है जो अपना नाम भी ठीक से, अगर वो घर भूल जाए ना तो घर का रास्ता नहीं बता सकती। अगर एक 76 साल का बूढ़ा आदमी उसके घर से 20 किलोमीटर दूर लेके चला जाता है और वो बच्ची रेप के बाद भी कैसे भी बच जाती है, तो वो जिंदा घर नहीं लौट सकती, जिंदा लाश ही हो जाती है। वो फिर बच नहीं सकती, वो लौट नहीं सकती घर। अगर कोई रास्ते में मिल जाए तो डर के मारे वो उसे कुछ बोल नहीं सकती। अब इसका एक उपाय कि हमने देखा है कि ये सब चीज जो आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, या आप जम्मू कश्मीर में देखिए, हिंदू महिलाओं के साथ क्या किया गया, बलात्कार किया गया। आज पाकिस्तान में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो एक पाकिस्तानी अगर JNK में आके आतंक फैलाता है तो आप उसके ऊपर कौन सी धारा लगाते हो? तो एक पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन मुस्लिम हो, वो अगर एक छोटी बच्ची को जानबूझकर रेप करके मारता है जो अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पाती, तो क्या उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो कानून है, रासुका है, इस कानून के ऊपर अगर सुनवाई होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास और राष्ट्रपति के पास राइट होती है, लेकिन रासुका लगने के बाद सोसाइटी में भी एक मैसेज चला जाता है कि राष्ट्र विरोधी है। तो आप अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम के ऊपर इस केस को डिवाइड कर रहे हो तो इसको हटाकर आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ो। भी ये चीज मेरे दिमाग में इसलिए आई थी आज जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, इसलिए आई थी क्योंकि हमने देखा था कि जितने भी लोग जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का साथ दिए थे, सोशल मीडिया पे चीजें चल पड़ी थी कि सबके ऊपर रासुका लगाओ, सबके ऊपर रासुका लगाओ। तो क्या इन रेप, जो ये रेपिस्ट है 76 साल के हो या 18 साल के हो, जो कहते हैं सवाब का काम है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर रासुका लगानी चाहिए। और इनके ऊपर रासुका के तहत जितनी एक आतंकवादी को ट्रीटमेंट दी जाती है, जितनी तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, उसी तरह से इन्हें जेल में बैठाकर पूछा जाना चाहिए कि ये मानसिकता तुम्हारे अंदर क्यों आई थी, और अगर आई थी तो क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं थी? तुम अपनी ये हवस की जो तुम्हारी चीजें हैं, तुम इसको अपनी बहन या अपनी बेटी, अपनी माँ के साथ क्यों नहीं तुम बुझाए? तुमको हिंदू लड़कियां ही क्यों मिलती हैं? मेन सवाल। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के भी आती है ना कि बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है, और मैं बार बार भोपाल वाले केस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आरोपियों ने खुल के बोला
और वहां पे उन लोग का ना एक क्लियर मैंडेट था कि किसी भी मुस्लिम लड़की को अपने जाल में नहीं फंसाना। टारगेट रेट डिसाइडेड है कई जगह तो। टारगेट, हाँ, यही कास्ट के हिसाब से डिसाइडेड, ब्राह्मण लड़की का ये, राजपूत का ये, सिख का ये, मतलब आप ये सोचिए कि बाजार बना दिया गया है। अगर यही अकबर के जमाने में अगर मीना बाजार गलत नहीं था, तो फिर आज के डेट में इन्होंने अपना एक मीना बाजार चला रखा है। इसको तो आप एडवांस वर्जन कह सकते हैं ना, कि टेक्नोलॉजी को जोड़कर उन्होंने एक रेट लिस्ट बकायदा मार्केट में जारी कर दी है। उस समय खंभों पे लगा होता था, हाँ, और उनके कपड़ों के ऊपर टांग दिया जाता था वो कपड़े पे लिख के। आज उन्होंने मार्केट में, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो एक मेन्यू दे दी जाती है कि रोटी इतने की है, चावल इतने की है। वैसे सारे मुसलमानों को एक रेट लिस्ट दे दी गई है। सिकता तो फिर वही अकबर वाली है। मीना बाजार तब भी लगते थे, मीना बाजार तो औरंगजेब और मुगलों के ज्यादा तो तारीफ करने वाले लोग होते हैं, बचाने वाले लोग होते हैं, ये होते हैं। तो खून तो वही दौड़ता चला आ रहा है। आपने एक बात बोली कि ठीक है रासुका लगना चाहिए, मैंने भी उसका सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम सवाल और एंड ऑफ द कन्वर्सेशन में आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिर इस मानसिकता का तोड़ क्या है। क्योंकि मानसिकता की बात होती है, जब आप देखते हैं कि ठीक है 17 साल 18 साल से लेकर 76 70 76 साल तक का जो बुजुर्ग है, सो कॉल्ड बुजुर्ग, अगर उनकी मानसिकता एक जैसी है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पीछे से बहुत बड़ा गेम कर रहा है। उसको फंड दिया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, बाकायदा उसके किताबों का गलत उपयोग करके गलत तरीके से नरेट किया जा रहा है कि भाई यही इस्लाम है, यही सबाब है, यही करना है तुम्हें। तो इस चीज का काट क्या है? क्योंकि आप ठीक है कानूनी तौर पे कुछ भी कर सकते हैं, रासुका लगा दीजिए, जेल डाल दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, मानसिकता कैसे बदलिएगा? अभी 6 या 7 महीने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ था, जिसका नाम था मदर टेरेसा फाउंडेशन। उसके ऊपर बैन लगाया गया था। उस बैन को विदिन 48 आवर अमित शाह ने गृह मंत्रालय में हटा लिया था। उसके बाद ऐसी कई सारी फाउंडेशन है, जैसे जकात फाउंडेशन है। तो आज पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली हमले नहीं कर रही है, वो उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को चाहे बीजेपी कितना भी स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले, अगले 2-3 साल के अंदर भी खत्म नहीं कर सकती है। खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि इनकी जो फाइनेंशियल प्लांट है, फाइनेंशियल जो एक रास्ता है जहां से इनके पास फाइनेंस आता है मार्केट के अंदर, जहां से, जैसे मदरसे हैं, आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के ऊपर बुलडोजर चला दिया क्योंकि वो अवैध था। अवैध ही मदरसों में इस तरह के कार्य होते हैं। सरकार को हर मदरसों के अंदर ये जांच होनी चाहिए, हर मदरसे के अंदर सीसीटीवी का डेटा सरकार के पास जाना चाहिए, वहां ये चेक होना चाहिए कि 24 घंटे में वहां क्या हुआ। मस्जिद के अंदर अगर नमाज होती है, अगर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ही मंदिरों के अंदर अगर सीसीटीवी लगाया जा रहा है, तो सेम चीज मंदिर, मस्जिद और मदरसों में होनी चाहिए कि वहां पे क्या शिक्षा दी सीसीटीवी लगेंगे, तभी तो सुधरेगा पूरा हिंदुस्तान। फिर उन मौलवियों की देखेगा, तभी तो सुधरेगा। आपने तो सबसे बड़ा हमसे एक तोड़ पूछा था कि क्या होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन कोई होगा, क्योंकि जब आपके पास प्रूफ होगा तभी गवर्नमेंट भी ऑन डॉक्यूमेंट फंडिंग पे बैन लगा पाएगी। सही तो जगह है जहाँ मौलवी अपनी हवस की आंखों से, तो फिर ये वहां तो लड़कों के भी रेप हो जाते हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री की मान ली मदरसा चाबी तो है भाई पाकिस्तान में। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर सीसीटीवी लगा तो ये जो करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है जो अलग देश वाले चला रहे हैं, वो तो कहीं बंद ना हो जाए भाई, क्योंकि यहीं से एक से क्लिप निकल के आएंगे। मुझे कभी कभी क्या लगता है कि अक्सर कुछ वेबसाइट्स को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट में बैन कर रखा है, और कुछ जो नहीं बैन कर रखा है उनकी शूटिंग भी वहीं पे तो नहीं होती है। अब मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, जगह का नाम क्या ले रहा है। फिर उसमें क्या होगा कि अल्ट्रा एचडी की क्वालिटी के वीडियोस निकल के आएंगे। तो मतलब आप ये सोचो, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो आप लोग भी चाहे तो, कि एक मौलवी मौलाना जो दिन भर एकदम सजदा करता है, अल्लाह का नाम लेता है, 5 टाइम का नमाजी है, और भाई साहब उनके फिल्म निकल के, मतलब ब्लॉकबस्टर है, फिर वो तो क्या ही सीन होगा। ये तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा सोसाइटी के लिए, इसका फायदा भी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। आज योगी जी बिना मतलब का प्रयास करके नोएडा में फिल्म सिटी बसा रहे हैं, इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किए अगर मदरसों में फिल्म इंडस्ट्री खुल जा रही है तो क्या किसका फायदा है? मतलब आपका एक पॉइंट कि अवैध मदरसा अवैध नहीं है, मदरसे में ही अवैध काम होते हैं। अवैध काम को तो लीगल करने का काम दे रहे हैं ना, ताकि बच्चियां तो बचें। बच्चे नहीं बच रहे भाई, बच्चियां कहां से बचे? वो अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में तो इमरान खान की उम्र देख लीजिए कितनी है। वो तो एक मीम्स भी चल रहा था कि पाकिस्तान में 2 पीएम, एक को मार दिया गया, एक की मार ली गई। तो फिलहाल
इस कन्वर्सेशन में फिलहाल मैं आशीष को रोकना चाहूंगा। बस एक चीज आप लोग ये जानिए कि अगर सरकार ने मदरसे में सीसीटीवी कैमरा लगाए तो आई होप के मनोरंजन के सपने के रास्ते खुलेंगे। तो सरकार से कृपया करके आप लोग कमेंट के माध्यम से अपील करें कि कृपया करके हिंदुस्तान के सभी मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए नाइट के साथ। आशीष नहीं, मैं सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ग्राफिक्स और एडिटिंग की जरूरत होगी तो हिंदू लड़के उस काम को करने के लिए आपके लिए फ्री में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री खड़ी होगी। राष्ट्र निर्माण में हमारा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। और एक चीज और जो मुझे एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा, इसका एक और फायदा है, अचानक से दिमाग में आया। जो ये छोटी छोटी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के मार्केट में निकल रही है ना, इस इंडस्ट्री को, उनका जो कमाई का जरिया है वो गिरेगा, क्योंकि फिर मौलवियों की वीडियोस को बूस्ट होना शुरू होगा। तो ये अच्छा, इससे पता है इंस्टाग्राम को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। और कहीं वो फिर ये जो जितने अभी एजाज खान जो उल्लू पे कर रहा था, अपनी उल्लू सीधा कर रहा था, अच्छा वो इतना होशियार है कि उसने पहले 2 मुस्लिम कंटेस्टेंट को बाहर निकाल दिए, बाकी हिंदुओं को बता रहा था कि भाई क्या होते हैं। तो मतलब एजाज खान जैसे डायरेक्टर के लिए तो सुनहरा मौका है भाई, देख लो, अपने रिज्यूम भेज लो, सीवी भेज लो, हो सकता है। और सीनियर सिटीजन इंडिया में वैसे भी मुसलमानों में ज्यादा है और उनके अंदर इम्यूनिटी भी ज्यादा है, क्योंकि 76 साल के उम्र के बाद भी उनकी जो घटनाएं आ रही हैं, ये कोई मजाकिया बात। और हम जो लड़की का जिस लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई है, हम उसको कोई मजाक नहीं बना रहे, बल्कि उस मानसिकता का हम जब न्यायालय हम इस तरह का फैसला ले सकता है कि उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो इसी तरह की हंसी न्यायालय के कार्यों पे भी आती है। और जो 76 साल के मुस्लिम हैं, उस्मान जैसे लोग, उन पर भी हंसी आती है। फिलहाल इतना, धन्यवाद।